रेत के एक दमघोंटू ढेर के नीचे दबे होने से आपकी पहली शुरुआत होती है। आप एक लेदरबैक समुद्री कछुए के बच्चे हैं और आपके जीवन की पहली चुनौती खुदाई करके बाहर निकलना है। आप अपने छोटे छोटे पंखों का इस्तेमाल करते हुए रेतीले दमघोंटू जेल से बाहर निकलते हैं और चांदनी समुद्र तट पर पहुंचते हैं। आपके भाई बहन आपके आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन परिवार से परिचय के लिए समय नहीं है। अभी आपके सामने बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि समुद्र तट पर मौजूद हर पक्षी को सूचना मिली है कि रात का खाना तैयार है। सहज ज्ञान हावी हो जाता है। आपकी पूरी उत्तरजीविता रणनीति एक सरल कार्य से बनी है। सबसे चमकीले क्षितिज का अनुसरण करें, जो लाखों वर्षों तक बिल्कुल सही रहा जब तक कि मनुष्यों ने हर तट को टाइम स्क्वायर में नहीं बदल दिया। ये चमकदार प्रदर्शन आपके कुछ भाई बहनों को विपरीत दिशा में भागने के लिए प्रेरित करता है। शांति से सो जाओ दोस्तों, आप सभी सही दिशा में उन चांदनी लहरों की ओर बढ़ते हैं, अपनी पूरी ताकत से रेंगते हुए। फिर अचानक आपके भाई बहन एक एक करके छीन लिए जाते हैं। आशा करते हैं कि अभी आपकी बारी ना हो। आप रेंगते रहते हैं, अपने पीछे हो रहे नरसंहार को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। आपका पूरा ध्यान चांदनी में चमकती उन लहरों पर है। कुछ कठिन मिनटों के बाद आप आखिरकार खुद को उन लहरों के सामने पाते हैं जो कभी एक असंभव सपने की तरह लगती थी। एक आखिरी धक्का देकर आप खुद को ठंडे पानी में फेंक देते हैं। क्या एहसास है? उपलब्धि और सुरक्षा का, या शायद आपको सुरक्षा शब्द पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप अभी अभी दुनिया के सबसे बड़े बुफे में दाखिल हुए हैं और कहानी में ट्विस्ट, आप मेन्यू में है। यह क्या है? एक मछली? ओह, यह एक बाराकुडा है और यह सीधे आपकी ओर देख रहा है। आप सहज रूप से गोता लगाते हैं। आपका नर्म लचीला खोल आपको एक पेशेवर की तरह पैंतरेबाजी करने देता है। रुकिए, इसने अपना मन बदल लिया है और आपके भाई बहनों को पकड़ने के लिए वापस चली गई है जो अभी अभी पानी में उतरे हैं। ओह, उधर देखो, दूसरी मछलियां भी पार्टी में शामिल हो रही हैं। ओह, हालात बदतर होने लगे हैं। आप सतह के पास अराजकता से बचने के लिए गहराई में गोता लगाते हैं। आप मुश्किल से कुछ घंटे पुराने हैं और आप पहले ही वो बच गए हैं जो अधिकांश बच्चे नहीं बच पाते। अच्छा काम। अब खोए हुए साल शुरू होते हैं। आप खुले समुद्र में बह रहे हैं, तैरते हुए समुद्री शैवाल के बीच आराम कर रहे हैं जिसे सरगस्म कहते हैं। यह आपके निजी स्नैक बार और ठिकाने की तरह है। आप जेलीफिश और प्लवक खा रहे हैं जो हर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। कभी कभी आप सांस लेने या तैरते हुए समुद्री शैवाल में धूप सेंकने के लिए सतह के करीब लौट आते हैं। आप देखते हैं, समुद्री कछुए के रूप में आप फेफड़ों वाले हवा में सांस लेने वाले सरीसृप है, इसलिए सतह पर आना अनिवार्य है। सौभाग्य से आपका श्वसन तंत्र दक्षता का चमत्कार है। आप कुछ ही सेकंड में सांस छोड़ और ले सकते हैं, जिससे आपके अगले गोता लगाने के लिए ऑक्सीजन का भंडार फिर से भर जाता है। चारा ढूंढने और तैरने से आप 40 मिनट तक पानी में डूबे रह सकते हैं, लेकिन अगर आप आराम कर रहे हैं तो आप घंटों तक नीचे रह सकते हैं और जब टाइमर खत्म हो जाता है तो आपको अपनी हवा की आपूर्ति को फिर से भरने के लिए फिर से सतह पर लौटना होगा। जैसे ही आपका सिर सतह से बाहर निकलता है, आपको एक ऊंची ऊंची चीख सुनाई देती है। आप ऊपर देखते हैं और वहां एक फ्रिगेट पक्षी है जिसके पंख किसी फाइटर जेट की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। ठीक है, कछुए ऐसा नहीं करते, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा। पक्षी झपट्टा मारता है, उसकी चोंच आपके खोल से मुश्किल से छूती है और आप लहरों के नीचे गिर जाते हैं। ये बहुत करीब था। मैं ये बताना भूल गया कि आप 3000 फीट से भी ज्यादा गहराई में जा सकते हैं, जो कि ज्यादातर शिकारियों की पहुंच से बहुत दूर है। एक ऐसे प्राणी के लिए ये बुरा नहीं है जो पिंग पोंग बॉल से भी छोटा है। ओह, मुझे लगता है कि गहरी डाइविंग आपकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं करती है। आप पानी के नीचे फॉर्मूला एक कार की तरह कभी बाएं कभी दाएं जिगजैग करते हैं। शार्क आपका पीछा करती है, लेकिन आप में कई दिनों तक टिकने की ताकत है। आपको सामने एक नुकीली मूंगा चट्टान दिखती है और आप उसकी भूल भुलैया जैसी संरचना में घुस जाते हैं। संकरे रास्ते और तीखे मोड़ शार्क के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होते। वह आपका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही हार मान लेता है और तैरकर चला जाता है, शायद किसी और बदकिस्मत प्राणी को परेशान करने के लिए। आप तट के साफ होने तक प्रतीक्षा करते हैं, फिर सावधानी से बाहर निकलते हैं, उस प्राकृतिक किले के लिए आभारी होते हैं जिसने आपकी जान बचाई। ठीक है, कुछ खाने की तलाश करने का समय आ गया है। पता चला कि वे पारदर्शी स्पंदनशील चीजें केवल समुद्री डिस्को लाइट नहीं है, वे अब तक के सबसे स्वादिष्ट स्नैक्स हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि वे लगभग हर जगह है। आपके जबड़े उनके चुभने वाले तंतुओं को संभालने के लिए बने हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। तैरते प्लास्टिक बैग जेलीफिश की तरह दिखते हैं और एक को खाना आपकी आखिरी गलती हो सकती है। क्या आपको वो समय याद है जब आपने एक युवा साथी को दोपहर के भोजन के लिए जाते देखा था, लेकिन दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी? तब से आप खाने से पहले हर चीज की जांच करते हैं, ये जानते हुए कि कोई भी गलतफहमी आपकी जान ले सकती है। मुझे सचमुच आश्चर्य है कि इंसान नकली जेलीफिश बनाने की जहमत क्यों उठाते हैं। आपने अपने शुरुआती साल खुले समुद्र में हजारों किलोमीटर तक बहते हुए बिताए, किसी भी किनारे से बहुत दूर। आपका नेविगेशन पूरी तरह से समुद्री धाराओं पर निर्भर था। वे प्राकृतिक फ्रीवे जो आवाजाही को सहज बनाते थे, हर एक अपने आप में एक अलग रोमांच का स्वाद देता था। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के कम ऊर्जा वाली यात्रा, बस समुद्र की अंतहीन लय। 16 साल बाद आप अंततः लक्ष्यहीनता से बाहर निकले। वयस्कता आ गई। अपने साथ 2 मीटर लंबाई, 880 से 1100 पाउंड के बीच वजन और एक तेज वृत्ति लेकर आए। आप कुछ नया करने के लिए खिंचाव महसूस करने लगे, एक मौलिक आग्रह जो कहता है कि साथी खोजने का समय आ गया है। इसलिए आप फिर से निकल पड़े, इस बार स्पष्ट लक्ष्य के साथ। आपने उथले पानी की ओर लक्ष्य किया, एक ऐसी जगह जिसे आप वर्षों से टाल रहे थे, लेकिन अब आवश्यक थी। इस पानी में वो एकमात्र चीज थी जिसकी आपको तलाश थी, परिपक्व मादा। जब आप पहुंचे तो आपने अपना दावा पेश किया, बस गए और एक साथी के आने का इंतजार करने लगे। घंटे दिनों में बदल गए, लेकिन आपकी उम्मीदों का कोई संकेत नहीं था। ओह, वहां देखो,
ऐसा लगता है कि आप यहाँ साथी की तलाश में अकेले नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी है, अधिक से अधिक नर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी मादा का पता नहीं है। हम अब से ट्रेनिंग शुरू कर दो, क्योंकि जब मादा आएगी तो मुकाबला बहुत ही भयंकर होगा। हफ्तों बाद वो आती है, एक विशालकाय मादा लेदरबैक, शायद 1200 पाउंड की होगी, अपने घोंसले के लिए तैयार हो रही है। लेकिन रुकिए, उन्होंने उसे भी देख लिया। अब पानी के अंदर यूएफसी का समय है। सबसे पहले प्रभुत्व दिखाना होता है। आप अपनी गर्दन झुकाते हैं, अपना सिर पानी से ऊपर उठाते हैं और अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखने की कोशिश करते हैं, और दूसरे नर भी ऐसा ही करते हैं, और अचानक सभी उन पीने वाले पक्षियों की तरह इधर उधर उछलने लगते हैं। वाकई बहुत शानदार नजारा है। अरे देखो, एक जवान नर मादा की तरफ बढ़ता है। आप अपने खोल को उसके बगल में पटक देते हैं। वो पीछे हटता है, लेकिन ग्रुप का सबसे बड़ा नर आप पर हमला करता है। अब ये गंभीर होने वाला है। आप दोनों पानी में आमने सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। ये ताकतवर सामने वाले फ्लिपर अब सिर्फ तैरने के लिए नहीं है। ये थपथपाते हैं, धक्का देते हैं और कभी कभी काटते भी हैं। मादा इस पूरे सकस को देख रही है और जेलीफिश खा रही है। कई बार ये लड़ाई घंटों तक चल सकती है। ये सब धीरज पर निर्भर करता है। सबसे देर तक कौन लड़ सकता है? आपका सुडौल शरीर आपको चुस्त दुरुस्त रखता है, जिससे आप स्कूबा गियर में मोहम्मद अली की तरह चकमा दे सकते हैं। अरे सावधान, एक और नर आपके पीछे से चुपके से आने की कोशिश कर रहा है। आप घूमें और उसे पुराने खोल से देखें, इससे निशान पड़ जाएगा। अंत में दूसरे नर पीछे हट जाते हैं। जीत आपकी होती है। ठीक है, मान लीजिए कि मादा दिलचस्पी रखती है, क्योंकि कछुए के स्कूल में आपको ये बात नहीं बताई जाती है। लड़ाई जीतने से यह गारंटी नहीं मिलती कि आप लड़की को पालेंगे। कई बार वो आपके युद्धग्रस्त रूप को एक बार देखती है और तैरकर दूर चली जाती है। एक कठिन भीड़ के बारे में बात करें, लेकिन जब ये काम करता है तो आप अपने विशेष पंजों से खुद को उसके खोल से चिपका लेते हैं, जैसे प्रकृति के सक्शन कप, और आप दोनों कुछ गोपनीयता के लिए पानी में और गहरे गोता लगाते हैं। पूरी प्रक्रिया कई घंटों तक चल सकती है। आशा है कि आप उस कार्यों पर काम कर रहे होंगे। जब आपका काम हो जाता है तो आप संभोग के लिए दूसरी मादा की तलाश में निकल जाते हैं। ये थका देने वाला काम है, लेकिन प्रजाति को जीवित रखने के लिए दृढ़ता बहुत जरूरी है। संभोग के मौसम के अंत तक आपके शरीर पर नए निशान और कुछ घिसे हुए पंख होते हैं। एक पुरुष के रूप में आप अपनी बैचलर लाइफ में लौट आते हैं, जिसमें हल्की जेलीफिश स्नैक्स और गहरे समुद्र में घूमने फिरने का मजा होता है। हालांकि एक महिला के रूप में विभिन्न पुरुषों के शुक्राणुओं का संग्रह लेकर समुद्र तट पर जाने का समय आ गया है। ओह, आप आ गए हैं। यहाँ कदम रखे हुए आपको 20 साल हो गए हैं, या यूं कहें कि फ्लिपर, आप जानबूझकर उसी जगह पर वापस आ गए हैं जहां आप पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक प्राकृतिक कंपास दबा हुआ है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हाईटेक जीपीएस की तरह पढ़ता है। आप क्षेत्रों की तीव्रता और कोण दोनों को महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी स्थिति का सही नक्शा मिल जाता है। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक प्राचीन विकास द्वारा डिजाइन किया गया समन्वय प्रणाली है जो आपको वापस उसी समुद्र तट पर ले जाती है जहां आप पहली बार पैदा हुए थे। आप रेंगना शुरू करते हैं। ये थकाऊ है, लेकिन ठीक है। रेत में खुदाई करने से पहले आप लहरों से मीलों दूर जाते हैं। 100 अंडे छेद में गिरते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग पिताओं के आनुवंशिक योगदान होते हैं। उन्हें सावधानी से ढक दें। और यह चमकदार रोशनी क्या है? ओह, बढ़िया। कैमरों के साथ पर्यटक, कृपया ऑटोग्राफ न लें। आप इस समय थोड़े व्यस्त हैं। ठीक है, पानी में वापस जाकर आराम करने का समय है। आपके शुरुआती शुक्राणु अभी भी 7 और अंडों को निषेचित करने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब है कि 7 और घोंसले बनाने के सत्र। अविश्वसनीय, आप सचमुच एक चलती फिरती अंडा फैक्ट्री है। घोंसले बनाने के सत्रों के बीच 8 से 12 दिनों में आप तटीय जल में समय बिताते हैं। यहाँ खुले समुद्र की तुलना में अधिक गर्मी है, लेकिन पसीना नहीं आता। सचमुच, आपके अंतर्निहित थर्मोस्टेट के साथ आप तापमान नियंत्रित करने वाले चैंपियन हैं, जो पर्यावरण की किसी भी स्थिति में चीजों को पूरी तरह से संतुलित रखते हैं। संभोग के मौसम की उथल पुथल के बाद आप खुले समुद्र में वापस आते हैं, जो आपका असली घर और शिकारगाह है। आपके सामने पानी अंतहीन रूप से फैला हुआ है। धाराएं आपके पसंदीदा नाश्ते की तलाश में आपके राजमार्ग की तरह मुड़ रही है, लेकिन आप केवल अपनी भूख नहीं मिटा रहे हैं, आप पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जेलीफिश की आबादी को नियंत्रित करके आप समुद्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। आप केवल समुद्र के यात्री नहीं हैं, आप इसके शांत अज्ञात नायक हैं। अब तक आप अधिकांश समुद्री कछुओं से अधिक समय तक जीवित रहे हैं। दशकों का प्रवास, संभोग और सभी बाधाओं के बावजूद जीवित रहना। ओह, वहां देखो, जेली सामान्य से अधिक गुच्छित लग रही है, लगभग बहुत ही सही समूह में। कुछ अलग महसूस हो रहा है। हाँ, किसे परवाह है? मुफ्त का खाना होता है। आप करीब तैरते हैं। ओह, रुको। पतली किस्में आपके फ्लिपर से टकराती है। कोई बड़ी बात नहीं, शायद कुछ समुद्री शैवाल। आप उन आकर्षक जेली का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक जाल कस जाता है। आप पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना आप संघर्ष करते हैं, जाल उतना ही सख्त होता जाता है। आपके शक्तिशाली पंख, जो आपको पूरे समुद्र में ले गए हैं, अब इस अदृश्य जाल में उलझ गए हैं। हर हरकत से हालात और खराब होते जाते हैं। आपके फेफड़े जलने लगते हैं, उन सामान्य गोता लगाने वालों के विपरीत जिनमें आप 85 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। घबराहट के कारण ऑक्सीजन की खपत तेजी से बढ़ रही है। सतह बिल्कुल वही है, शायद 30 फीट ऊपर, लेकिन यह 1 मील भी हो सकता है। जाल आपको वहां तक पहुंचने नहीं देता। आपके फेफड़ों में जलन और बढ़ जाती है। आपकी दृष्टि धुंधली होने लगती है। क्या वाकई ऐसा ही होता है? बुढ़ापे से नहीं, शिकारियों से नहीं, बल्कि पानी में इन अदृश्य रेखाओं से।
समुद्र में अंधेरा और शांति बढ़ती जाती है। आप अपनी आखिरी सांसें तब तक लेते रहते हैं जब तक कि सब कुछ मिट न जाए। घंटों बाद मछली पकड़ने वाले दल को आपका बेजान शरीर उनके जाल में फंसा हुआ मिलता है, साथ ही उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियां भी। वे उस बेकार अतिरिक्त वजन को कोसते हैं, आपको वापस समुद्र में फेंक देते हैं और अपने दिन में लग जाते हैं। उनके लिए समुद्र में बस एक और दिन। अरे देखो, यहाँ आपके कई रिश्तेदारों का भी यही हश्र हुआ है। मैं सचमुच सोचता हूँ कि जब इंसान की लापरवाह हरकतों से आपकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी, तो जेलीफिश की आबादी को कौन नियंत्रित करेगा। और यह सोचिए कि आप अगले 40 सालों तक समुद्र में तैर सकते हैं। इसके बजाय इंसान की लापरवाही ने बुढ़ापे को एक ऐसी अवधारणा बना दिया है जिस पर आपकी प्रजाति शायद ही कभी विचार कर पाती है।